नमस्कार। इनफोकस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 7वीं जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक और इसमें हम बात कर रहे हैं अध्याय 5वीं को, जिसका नाम है जल। जल में अब तक हमने देखा है प्रमुख नदियों को, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था, मैप के द्वारा उसमें समझाने का प्रयास किया था कि हमारी जो मिसिसिपी नदी है, अमेजन नदी है, साथ में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत से नदियों के बारे में हमने चर्चा किया था उसमें मैप के द्वारा। वो आपसे बताया भी था कि आप भी मैप को समझने का प्रयास करिए साथ साथ। हमारे लास्ट हमारा टॉपिक था उसमें तरंग, और उसका थोड़ा सा अंश बचा हुआ है, तो जो इस वीडियो में हम देख लेंगे। तरंग किसे कहते हैं तो फिर से जान लीजिए। महासागरीय सतह पर जो जलधारा होती है, लगातार उठती और गिरती रहती है, उसे हम तरंग कहते हैं। और फिलहाल हम देख लेते हैं उसके कुछ अंश को। तो एनसीईआरटी कहता है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाती है। क्या कह रहा है? भूकंप हो या फिर जब देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार हो, या कहें जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित या कहें हट जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी आप किसे कहेंगे? जो भूकंप या ज्वालामुखी के उद्गार के वजह से जो जल होती है महासागरीय, वह विस्थापित हो जाती हैं, और उसके बावजूद हम देखते हैं उसमें कि 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल तरंगे हमें दिखाई देने लगती है, उसे हम सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी जो है 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। आप देखेंगे कि इसमें बताने का प्रयास कर रहा है कि जो सुनामी होता है वह 150 मीटर मापा गया है, उसकी सबसे अधिक स्पीड और उसकी सबसे अधिक गहराई को दिखा रहा है कि 150 मीटर की मापा जा सकता है। उस विशाल सुनामी की बात कर रहा है। और अगर स्पीड की बात करें तो 700 किमी प्रति घंटे की स्पीड से इसको मापा गया था। कब? 2004 के आसपास, जब भारत में सुनामी देखा गया था। और उस समय की बात करें तो सुनामी के जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थे, उस समय सुनामी की वजह से यह डूब गए थे। इसमें इंदिरा पॉइंट जो था भारत की, जो आप कह सकते हैं दक्षिण या कहें सबसे लास्ट बिंदु जो है दक्षिण में, वह इंदिरा पॉइंट ही है, जो कि इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इसमें हमें बताने का प्रयास किया कि इसकी सुनामी की स्पीड कितनी होती है तथा इसकी अधिकतम गहराई कितनी हो सकती है। आप देखेंगे कि हम भूकंप को नहीं माप सकते, या कहें कि भूकंप को आने से पहले नहीं बता सकते कि उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी गहराई कितनी होगी। लेकिन फिलहाल में एनसीईआरटी कहता है कि जो सुनामी होता है उसकी संभावना जताया जा सकता है 3 दिन पहले ही, कि सुनामी इतनी स्पीड से आ सकता है, इस स्थान पे आ सकता है। यानी भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले कहें मिल जाता है। 3 घंटे पहले है, 3 दिन पहले नहीं, 3 घंटे पहले इसमें सुनामी का संकेत हमें देखने को मिल सकता है, अगर कहीं पे भी सुनामी आ रहा है तो। अब यही बात करते हैं ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं तो इसको भी समझ लेते हैं। जो ज्वार होता है और भाटा होता है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं तो दिन में जो 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और फिर गिरना जो है, उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देती है, जैसे ये मेरा तट है और इसमें बहुत ऊंचाई तक आया जल और इसको डुबो दिया, तो इसको क्या कहेंगे? हम इसको ज्वार कहेंगे, तो उसे ज्वार कहते हैं। यानी महासागरीय जो जल है काफी ऊंचाई तक आया और तट को डुबो दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? ज्वार कहेंगे। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? वह तट से एकदम पीछे हट गया, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे ऐसे समझिए, ये जो जल है यहाँ पे आया और फिर एकदम पीछे हट गया, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? हम भाटा कहेंगे। भाटा किसे कहेंगे? तो आप देख लीजिए कि जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, तो उस स्थिति को हम
भाटा कहेंगे। ज्वार भाटा क्लियर हुआ। फिर से समझ लीजिए कि महासागरीय जल जो होते हैं वह तट को डुबो देती हैं। जब अधिकतम ऊंचाई पर उठकर तट को डुबो देती हैं तो उस स्थिति को हम कहते हैं ज्वार। और जब यही जो जल होते हैं वह बहुत पीछे हट जाए, यानी उसके तल को भी हम देख सके, तो उसको क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। क्लियर हुआ। अब इसी में समझाता है एनसीईआरटी कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अधिक आकर्षित होता है, या कहें अधिक आकर्षित होता है। यहां पे आप लिख लीजिएगा अधिक आकर्षित। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। उच्च ज्वार कब आता है? तो आप देखिए, जब हम देखते हैं कि पृथ्वी का जल जो है चंद्रमा के निकट होता है और उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह आकर्षित होता है, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं उच्च ज्वार आता है। उच्च ज्वार क्यों आता है? जब पृथ्वी का जो जल होता है वह चंद्रमा के निकट होता है, उस समय जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है तो उस स्थिति में हमें क्या दिखाई देता है? उच्च ज्वार दिखाई देता है। इस समय जो होता है हम कह सकते हैं कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो होते हैं तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार को हम देख सकते हैं, या कहें सबसे ऊंचा ज्वार इस समय उठता हुआ हमें दिखाई प्रतीत हो सकता है। इस ज्वार को हम क्या कहेंगे? बृहद ज्वार कहेंगे। तो बृहद ज्वार क्या हुआ? जिस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगी उसे हम उस स्थिति में बृहद ज्वार होगा। और जब उच्च ज्वार कब होगा? जब हमारा पृथ्वी का जल जो है चंद्रमा के नजदीक आ जाएगा और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो तरंगे उत्पन्न होंगी ऊंची ऊंची, वह उसे हम क्या कह सकते हैं? उच्च ज्वार कह सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा कब आता है? तो जब हम कह सकते हैं कि चंद्रमा अपने प्रथम एवं चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो है विपरीत दिशा में होने लगता है, जिस वजह से हम कह सकते हैं महासागरीय जल जो है वह अपने परिणाम स्वरूप ज्वार भाटा को उत्पन्न करने लगते हैं। ऐसे ज्वार को हम लघु ज्वार कह सकते हैं। लघु ज्वार किसे कहते हैं? जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है। कब? प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश की वजह से चंद्रमा की स्थिति जो है प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होगी, जिस वजह से हम कह सकते हैं महासागरीय जल उठने और बैठने लगता है और उस स्थिति को हम कह सकते हैं लघु ज्वार भाटा। अब यहाँ पे देखते हैं कि उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। जो उच्च ज्वार है इसको पॉइंट कर लीजिएगा। जो उच्च ज्वार है वह नौका के लिए, या कहें कि नाव जिसमें चलाने के लिए वह सहयोग कर सकता है उच्च ज्वार। और इसी में कहेंगे कि ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जो है जल स्तर के तट की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, या कहें इसमें आसानी से किसी नाव को विस्थापित किया जाए कहीं और, बड़े बड़े नावों को, तो उस समय यह जो है इस स्थिति का इंतजार करते रहते हैं। कौन? नौका चालन जो होते हैं वह अपने नाव को किसी अच्छे स्थान पे विस्थापित करने के लिए, यह जब जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है, यह जो ज्वार होता है उच्च ज्वार, तो उस स्थिति में नौका चालक भी इसका अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक के पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट कर लीजिए, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में मदद करते हैं। कौन? उच्च ज्वार। और फिर उच्च ज्वार कह सकते हैं कि मछली पकड़ने में मदद करेंगे। किस प्रकार से आप कह सकते हैं मछली पकड़ने में? क्योंकि जो मछलियां होती हैं उस समय तट पे आ गई रहती हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ज्वार भाटा के जल के उतार चढ़ाव से कुछ स्थानों पर विद्युत भी उत्पन्न किया जा सकता है। जो ज्वार भाटा के उतार चढ़ाव होते हैं वहां पे अगर टरबाइन लगा दिया जाए तो वहां पे विद्युत को भी उत्पादन किया जा सकता है, विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है।
अब इसमें हम बात कर लेते हैं महासागरीय धाराएं, जो कि हमारी लास्ट टॉपिक है। इसमें देखें लास्ट टॉपिक में तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बढ़ने वाली जल की धाराएं होती है। क्या होती है महासागरीय धाराएं? तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। महासागरीय जो धाराएं होती हैं गर्म एवं ठंडी हो सकती है। सामान्यतः जो है गर्म महासागरीय धाराएं जो हैं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। और इसमें कहते हैं कि इसमें कह सकते हैं कि एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं जो हैं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। जो गर्म जल धाराएं हैं महासागरीय वह किस तरफ प्रभावित होती हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, या कहें उसके निकट प्रभावित होती हैं। किसके? ध्रुवों की ओर यह प्रभावित होती हैं। और यही ठंडी धाराएं की बात करें तो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। ठंडी धाराएं किस तरफ प्रभावित होती हैं? तो उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। अब यही बता रहा है कि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, जो शीत जल धाराएं हैं वो किसकी हैं? तो आप देख सकते हैं लेब्राडोर जो है महासागरीय धाराएं शीत धाराएं होती हैं, और जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वह गर्म जल धाराएं होती हैं। यहाँ पे आप मैप में देखिए, आपको दिखेगा कि गल्फ स्ट्रीम जो है वह गर्म जलधारा है। और यहीं पे अगर ठंडे जलधारा की बात करें तो लेब्राडोर महासागरीय जो जलधारा है वह कैसा है? शीत जलधारा होती है। आप इस यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। ये जो हैं ठंडे और गर्म जलधारा वह किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित कर सकती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान जो है गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान जो है विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र यानी मछली का जो पालन हो सकता है वहाँ पे, या कहें मछली क्षेत्र के रूप में हम देख सकते हैं। वहाँ पे कहाँ पे? जहाँ पे गर्म एवं शीत जलधाराएं दोनों मिलती होंगी वहाँ पे अत्यधिक मछली भी पालन होता होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। यहीं पे बात करें कि जहाँ पे गर्म जलधारा हो और ठंडी जलधारा का दोनों का मुलाकात होगा या कहें मिलान होगा, वहाँ पे हमें किस प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा? तो कोहरानुमा मौसम जो है वहाँ पे देखने को हमें मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। धन्यवाद।